ओके स्टार्ट करें। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल सिग्नम क्लासेस पे। तो बच्चों, ये हमारे रियल नंबर के ऊपर तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने रियल नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। तो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों का सबसे मेन जो अभी फियर फैक्टर हो गया है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हो जाता है बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, मार्क्स कटने का एक डर होता है, कहीं ना कहीं वो ट्रिकी दे देता है तो हम फंस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे ब्रीफली और फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसमें हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 एक प्राइम कॉम्पोजिट नंबर है, 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसे हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू टू 4, 4 3 ज़ा 12। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 1। सिमिलरली 24 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 8 3 ज़ा 24 होता है तो तुम इसे 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 1 लिख सकते हो। अच्छा, ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि ये देखो 24 है, वाई 24 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर या किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर देन 2 प्राइम लिख दिया आपने तो क्या प्रूफ हो जाता है कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कोई पूछ दिया प्रूफ करो कि 24 कॉम्पोजिट नंबर है ना, सबसे पहले बोलोगे कि भाई 1 और 24 के अलावा ये और भी अलग अलग नंबर से डिविजिबल है, दैट्स वाई दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर। वो बोला ठीक है, ये तो बच्चों वाला डेफिनेशन है, कुछ अलग तरीके से प्रूफ कीजिए। तो आप क्या बोलोगे कि 24 इज रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 24 इज रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर और 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर देता है। प्रूफ हो गया है ना। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है भाई साहब, ये बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है, ये देखो इसे मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूजफुल इन फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। ये ऑलरेडी हमने पढ़ाई कर ली है। कैसे, अभी देखिए 12 है यहाँ पे, 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 का एचसीएफ हो जाएगा, अब देखो मैंने सिखाया था ना अपने लेक्चर में, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एचसीएफ ऑलवेज डील्स विद द मिनिमम पावर। तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो इन दोनों में मिनिमम पावर कितना हुआ 2, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो मिनिमम पावर वाला टर्म कौन सा हुआ 3, तो 2 3 जा 6 इज द एचसीएफ। और एलसीएम ऑलवेज डील्स विद द मैक्सिमम पावर। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए है ना। तो 2 रेज टू 2 और 2 रेज टू 3 में बड़ा वाला टर्म कौन सा है 2 रेज टू 3 एंड यहाँ पे 3, तो 2 3 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। ठीक है, आया समझ में आपको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आता है तो हम इजीली एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, आगे लिखा है क्या मैंने, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि इट्स वेरी इजी टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए कॉम्पोजिट नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन helps in finding the number of factors of a composite number अब वो कैसे भाई, अभी सुनो। जैसे यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल था 24, ठीक है, 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे, तो भैया 24 को 1 डिवाइड करता है तो फैक्टर बन गया, 2 डिवाइड करता है तो फैक्टर बन गया, 3 डिवाइड करता है तो फैक्टर बन गया, 4 डिवाइड करता है तो फैक्टर बन गया, 6 डिवाइड करता है तो फैक्टर बन गया, 8 डिवाइड करता है तो फैक्टर बन गया, 12 डिवाइड करता है तो फैक्टर बन गया, और 24 तो खुद को डिवाइड करेगा तो 24 भी इसका फैक्टर होगा। तो 24 के कितने फैक्टर्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 8 है। फिर भी हमारे मन में डाउट होगा कि शायद मे भी कुछ और नंबर्स हो सकते हैं जो इसको डिवाइड कर रहे होंगे। अभी मुझे तो याद है तो मैंने लिख दिया, अगर कोई बड़ा नंबर रहेगा तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा।
तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 में 2 का पावर 3 था, आपको इसके एक्सपोनेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये जो 3 है आपको 3 में 1 ऐड करके लिख देना है। कितना? 3 में 1 ऐड करके लिख देना, और यहाँ पे 1 है, इसमें भी आप 1 ऐड करके लिख दीजिए, 1 + 1, ठीक है। 3 + 1 कितना हुआ? 4, 1 + 1 कितना हुआ? 2, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इसके 8 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो एक शॉर्टकट तरीका है, ट्रिक है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, जो आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है, ठीक है, हेल्प कर सकता है। एक और चीज़ है, मैंने बताया था अपने लेक्चर नंबर 1 में कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, किसी भी केस में ले लो, है ना। एचसीएफ कितना है? 6, एलसीएम कितना है? 24। तो क्या 24 6 से डिविजिबल है? हाँ। अगर डिवाइड नहीं करता इसका मतलब आपने कुछ गलती कर दिया है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में, इसीलिए मैंने ये तीसरा वाला ए वाला पॉइंट लिखा है कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। एक और चीज़ मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, बट यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए 2 नंबर होना चाहिए। दिस इज नॉट वैलिड फॉर मोर देन 2 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक नंबर ले लो आप, 18। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 × 3 स्क्वायर। और एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने 30 नंबर ले लिया, तो ये हो गया 2 × 3 × 5, राइट, यही होगा ना। तो इसका एचसीएफ कितना है? 2 × 3, एचसीएफ इज 6। एलसीएम कितना होगा? 2 × 3 स्क्वायर × 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 2 ज़ा 10, 9 10 ज़ा कितना हो गया? 90। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करके देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करके देख लो आप। तो 18 × 30, 18 3 ज़ा 54, 540 हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल के देख लेना आप। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 90 × 6, 96 ज़ा कितना होता है? 540। आया क्या? दोनों इक्वल। तो लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये किस केस में ट्रू होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंटीजर के केस में ट्रू होता है, ठीक है। तो हमारे 4 पॉइंट कवर अप हो गए। 5वां पॉइंट है कि जो रैशनल नंबर है उसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि p और q आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर। और तीसरा कंडीशन ये है कि p एंड q क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, तभी वो नंबर रैशनल होगा, अदरवाइज रैशनल नहीं होगा। कोई भी नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाओ वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्लियर है क्या ये? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी को भी आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो तो इरेशनल नंबर होता है। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि मान लीजिए कि p एक प्राइम नंबर है और वो किसी a जो कि इंटीजर है उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? मान लीजिए 2 एक प्राइम नंबर है, वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, देन इट विल डिवाइड 4 ऑल्सो। आई बात समझ में? अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। आया समझ में? ठीक है। When a number ends with 0 then it must have 2 and 5 as a prime factor। दुनिया का कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या लास्ट 2 डिजिट में डबल 0 है या ट्रिपल 0 हो, उसमें 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर रहेगा ही रहेगा। 2 का पावर और 5 का पावर, ठीक है, कॉमन पावर डिसाइड करता है कि उसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 0 होंगे, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन। अभी क्वेश्चन करते टाइम में भी और भी कुछ ऐसा आइडिया या ट्रिक आएगा, अगर आएगा तो हम लोग साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे क्या कर लो, ये दोनों जो स्लाइड था इसे पॉज करके लिख लेना। अब हम जाएंगे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ठीक है। तो बच्चों अभी कुछ 6 या 7 दिन पहले जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 10th CBSE का, उसमें एक क्वेश्चन आया था हमारे रियल नंबर से। ये देखो 2025 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ एचसीएफ ऑफ 98 एंड 28 इज m और एलसीएम n है तो n-7m का वैल्यू क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। पहला इंटीजर है आपका 28 और दूसरा इंटीजर कितना है 98। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 4 7 जा 28 होता है, तो 2 raised to 2 into 7, 98 मीन्स 49 2 जा 98 होता है।
तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया। तो भाई साहब आप एचसीएफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 7 दैट इज 14। एलसीएम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, सो दिस इज 196। एचसीएफ आपका कितना हो गया 14 और एलसीएम कितना हो गया 196। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि n माइनस 7m का वैल्यू निकालना है, और एचसीएफ के वैल्यू को इन्होंने m का नाम दे दिया और एलसीएम के वैल्यू को इन्होंने n का नाम दे दिया। तो n की जगह n पुट कर दो, m की जगह n पुट कर दो, तो 196, 14 7 जा कितना होता है 98, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 और 18 में से 9 गया 9, 98। ओके 98 हमारा आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ट्रू करेक्ट ऑप्शन है। आ गया समझ में सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं। अभी देखो ये बहुत इजीली और बहुत फास्ट सॉल्व हो सकता है, बट आपको समझाना भी है, सो मैं टाइम ले रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर होगा। अब √3 का वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, √5 का वैल्यू पता होना चाहिए। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 एंड सो ऑन। √5 का वैल्यू कितना होता है 2.23606 एंड सो ऑन। दिस आर द वैल्यू ऑफ √3 एंड √5। अब देखो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स। अच्छा ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पाई क्या होता है कि रैशनल नंबर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसका वैल्यू तुम देखो, ये 1.7 और ये है 2.2, 1.7 यहाँ पे 2.2, 2.2 है ये और ये है 2.3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। 1.414 ये भी नहीं हो सकता, तो डी पे तुम टिक कर दो। आया क्या समझ में। तीनों ऑप्शन मैंने देखा, पहला वाला तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि 1 पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पे क्या है पाई एक इरेशनल नंबर है 2.3, बट ये 2.2 है, मतलब ए नंबर इसके बाद का नंबर है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, है ना। अभी देखो क्या दिख रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर एक्सप्रेस्ड एज समथिंग, p और q का वैल्यू दिया हुआ है वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ p एंड q विल बी। ठीक है, सबसे पहले दोनों नंबर को लिख लेते हैं। सुनो, तो भैया p कैसा लिखा हुआ है 18 a² b⁴, और q कैसा लिखा हुआ है 20 a⁵ b⁵2। अब देखो इन्होंने बताया कि a और b प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे 18 और 20 क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको भी प्राइम बना लेते हैं। 2 इंटू 3⁵2 18 का होता है, मल्टीप्लाइड बाई a² मल्टीप्लाइड बाई b⁴। 20 क्या होता है 4 5 20 मीन्स 2⁵2 5⁵1 इंटू a का पावर 3 b का पावर 2। ठीक है, हमने p और q को और भी अच्छे तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर दिया है ना। तो बोला है एलसीएम ऑफ p और q क्या होगा। तो सुनो, एलसीएम हमेशा किसके साथ डील करता है, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, है ना। तो 2 का पावर 2, यहाँ पे 3 का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 1, a का पावर 3 a का पावर 2 है, आप क्या ले लोगे a का पावर 3 b का पावर 4 b का पावर 2, तो b⁴ ले लोगे आप। 2⁵2 4 4 5 20 29 180, 180 हो जाएगा a⁵3 b⁴। अब देखो 180 वाले दो ऑप्शंस हैं, इसमें ध्यान से देखना, a का पावर 3 यहाँ पे a का पावर 2 है, तो a ऑप्शन ट्रू हो गया। आया क्या समझ में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a को कैसे लिखा हुआ है x⁵3 y⁵2, और b को कैसे लिखा हुआ है इन्होंने xy⁵3। जहाँ पे x और y प्राइम नंबर है,
ठीक है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम। क्या बोल रहा है? देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम। तो पहले तो हमें एलसीएम निकालना होगा, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? x रेज टू 3 y रेज टू 3, ये एलसीएम हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों पॉजिटिव नंबर के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कीजिए आप, और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x रेज टू 3 y रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई रेज टू 3 हो जाएगा, और नीचे में एलसीएम है x रेज टू 3 y रेज टू 3। x रेज टू 3 इससे कैंसिल किया, y बचा यहाँ पे, y से इसको तुम कैंसिल करोगे वाई स्क्वायर बचेगा। सो आवर फाइनल आंसर इज x वाई स्क्वायर। अरे सिंपल वाली प्रॉब्लम है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देना भाई, है ना। ये भी आया हुआ सीबीएसई 2000 नहीं आया हुआ नहीं था, 2023 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं। ओके, ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। ए का वैल्यू कैसे लिखा हुआ है? p रेज टू 3 q रेज टू 4, और b का वैल्यू इन्होंने दिया है p रेज टू 2 q रेज टू 3। p और q प्राइम है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है दोनों का? एचसीएफ इज p रेज टू m q रेज टू n। ओके, समझ गया आप? एलसीएम इज p रेज टू r q रेज टू s। अब देखो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर हम डायरेक्टली यहाँ से एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ डील्स विद द मिनिमम पावर, p का पावर 2 और q का पावर 3। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मैक्सिमम पावर के साथ डील करता है, p रेज टू 3 q रेज टू 4। अब देखो m का वैल्यू कितना हो गया 2, और n का वैल्यू हो गया 3, r का वैल्यू 3 और s का वैल्यू कितना हो गया 4। आपको क्या बोल रहा है पता करने के लिए? m प्लस n कीजिए, ओके, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें r प्लस s से। m क्या है 2, n क्या है 3, r का वैल्यू कितना है 3, s का वैल्यू कितना है 4। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 7 5 का कितना हो गया 35। 35 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। आया समझ में? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे, और या तो सैम्पल पेपर में दिया हुआ था, नहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट पे जाऊं मैं। ये कैसा क्वेश्चन है? p का वैल्यू दिया हुआ है, p इज रिटन एज, अब देखो क्या है ना, एक ही मैंने स्लाइड में ले लिया, दोनों आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। बार बार स्लाइड चेंज करना ठीक बात नहीं है। p इज 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 1, 5 रेज टू 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। q का वैल्यू कितना है? 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, और r समथिंग दिया हुआ है 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू n। अच्छा, इनका एलसीएम भी दे दिया है, पी क्यू आर का एलसीएम कितना दिया हुआ है? 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 2 इंटू 5 रेज टू 4। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये n अननोन है, ये जो n अननोन है आपका, इसका वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? हाँ जी बता दो, 2 मिनट सोचो और बताओ। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है कि देखो एलसीएम हमेशा किसके साथ डील करता है? मैक्सिमम पावर के साथ। दिख भी रहा है ना, देखो अगर हम अपने प्राइम नंबर 2 को देखें तो इन सब में मैक्सिमम पावर कितना था? 3 था, तो 3 को लिख दिया। अगर हम 3 प्राइम नंबर को देखें तो मैक्सिमम पावर कितना था? 2, तो 2 को लिख दिया। अगर हम 5 को देखें तो ये नंबर है 1, ए नंबर है 1, और यहाँ पे इसके एलसीएम में है 4, मतलब n का वैल्यू क्या रहा होगा? 4 रहा होगा, तो n इज इक्वल टू 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, आया समझ में? अरे भाई जो 5 का जो मैक्सिमम पावर होता वही तो एलसीएम में आता ना, तो यहाँ पे इन दोनों का पावर 1 है और एलसीएम में 5 का पावर 4 है, मतलब इनका वैल्यू कितना रहा होगा? 4 रहा होगा, 1 तो हो नहीं सकता है ना। अब देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है 2, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है हमारा? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारा है 4, और इन दोनों का एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। डन हुआ क्या? समझा क्या तेरे को? आ रहा है समझ में? पक्का है तेरे क्लास में?
ओके नेक्स्ट क्या बोला, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज 13, ठीक है, एक 65 नंबर है और दूसरा है 117, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 इज, एलसीएम इज 45 इंटू ए, तो ए का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है ना भाई, यहाँ पे आप कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, तो एचसीएफ ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई एलसीएफ विच इज इक्वल टू 65 इंटू 117, 13 से इसको कट कर दो, 13 9 जा 117 होता है, एलसीएम का वैल्यू आ गया 65 इंटू 9, और यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है तुम्हें 45 इंटू ए, तो 65 इंटू 9 को आप कंपेयर कर दो 45 इंटू ए के साथ, 9 5 जा 45 और ये हो गया 13, तो ए का वैल्यू कितना हुआ 13, ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, है ना। नाउ क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1800, किसी दो नंबर का एलसीएम कितना है भैया हमारा, एलसीएम कितना है 1800, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, क्या 100 1800 को डिवाइड कर रहा है, यस है ना, तो ये बोला कि कैन नॉट मतलब कौन सा नहीं हो सकता, ये तो होगा, 200 भी 1800 को डिवाइड करेगा, 300 भी करेगा, बट 1800 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 400, क्यों, 2 2 जा 4 2 9 जा 18, 9 बाई 2, अब 2 फर्दर 9 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये वाला जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी सबका पॉसिबिलिटी है कि मे बी एचसीएफ हो सकता है, ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, आ गया समझ में, लिख लो भाई इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं, हाँ ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, बोला है दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, लेट दैट टू नंबर्स बी ए एंड बी, और इनका रेशियो दे दिया है 15/11, बोला है अगर इनका एचसीएफ 13 है तो नंबर क्या होगा। अभी सुनो, इसको मैं कुछ इस तरीके से बताता हूँ, मान लो मेरे पास 10 रुपए है और तुम्हारे पास 20 रुपए, और किसी ने रेशियो निकाल दिया, 0 से 0 को कट किया, तो हमारे पास पैसों का रेशियो कितना हुआ 1:2, तो क्या आप बोलोगे कि तुम्हारे पास 1 रुपीज़ है और 1 रुपी है और मेरे पास 2 रुपीज़ है, नहीं ना, हमारे पास एग्जैक्टली कितना था 10 और 20 था, बट रेशियो के कारण, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा पैसों का रेशियो 1:2 हो गया, तो हमने एक्चुअली क्या कैंसिल किया था, तो सुनो 10 इंटू 1 और 20 को हमने लिख दिया 10 इंटू 2, 10 और 20 का जो एचसीएफ होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, आई बात समझ में, तो यहाँ पे नंबर का रेशियो दिया हुआ है और नंबर का रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर का जो एचसीएफ रहा होगा उसको कैंसिल कर दिया गया होगा, तो फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ओरिजिनल नंबर लाना है तो 15 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15 10 150 और 45 195, और यहाँ पे 143 हो गया, तो 195 एंड 143, पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, ये वाले एग्जाम्पल से, ठीक है, तो अगर किसी दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कि वहां से उसका जो एचसीएफ है उसको कैंसिल आउट किया गया है, फिर से आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ओरिजिनल नंबर आपको मिल जाएगा, आया समझ में, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप। किसी दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, सुनो मेरी बात, 3 एक प्राइम नंबर है, यस, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, हाँ जी, बट ये दोनों आपस में क्या होगा को प्राइम, इनका एलसीएम क्या होगा, अब इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18, तो देखो दो को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, याद रख लेना इसको, और ये सिंपल सी चीज़ है, आज 6th या 7th में पढ़ के आए होंगे, यहाँ पे हमारा दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 117 है, तो उनका एलसीएम भी वही हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही हो जाएगा 117, और बी ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है हमारा, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम।
अरे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, SCF 12 है, दोनों का प्रोडक्ट 1800 है, तो LCM कितना होगा भाई साहब? प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू SCF इंटू LCM, सो LCM इज A इंटू B बाई SCF। 1800 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12, 6 बचा, 12 5 जा 60, 150, 150 पे टिक करो यार, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, then the value of m। मजाक वाला क्वेश्चन है ना। 12 और 42 का LCM कितना है? 10m plus 4, तो 12 लिख दो, 42, 12 मीन्स 2 का पावर 2 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 होता है। 42 कितना होता है? 21 2 ज़ा 42, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इनका LCM कितना हो गया? 2 रेज टू 2, 3 रेज टू 1 इंटू 7, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, और हमारे क्वेश्चन में LCM का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10m प्लस 4। आप 4 को इस साइड लेके आओ तो 84 माइनस 4 80 हो गया, तो m का वैल्यू कितना हुआ भाई साहब? m का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ट्रू ऑप्शन है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चन भी करेंगे। बोला ये कैसा नंबर है? तो भाई इसमें से ये पहला है, मतलब ये नंबर, दिस नंबर इज ए एडिशन ऑफ टू टर्म्स, है ना। पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म है, दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ, सो इट विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बताया था ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें हेल्प करता है कि ये पता करने में कि किसी नंबर के एंड में कितना कंसेक्यूटिव जीरो होगा, और उसके लिए हमें ये देखना होता है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 एज ए प्राइम फैक्टर है या नहीं है। बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 का पावर 3 और यहाँ पे है 5 का पावर 4। हमें बताना है कि ये जो भी n जो भी नंबर है, इसके एंड में कितने कंसेक्यूटिव जीरोस होंगे। ठीक है, तो अब देखो 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है, दोनों के बीच में कॉमन पावर कितना है? 3, तो इसके एंड में 3 कंसेक्यूटिव जीरो हो जाएंगे। आया समझ में? कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 कंसेक्यूटिव जीरोस हो जाएंगे। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो जाके प्लीज एक बार देख लो, वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि जैसे किसी भी नंबर के एंड में जीरो क्यों आता है। अगर 2 और 5 रहेगा ही नहीं, मान लो सिर्फ अकेला 2 है या अकेला 5 है, तो भी जीरो नहीं बनेगा। 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 5 हम करते हैं 10, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, ये देखो 4 इंटू 25 कितना हो जाता है? 100। तुम समझ पा रहे हो क्या? 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, अगर 1 1 पावर है तो एक ही जीरो आएगा, 2 पावर है तो 2 जीरो आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 का पावर तो 3 था, बट 5 का पावर 4 था। अब इन दोनों के बीच में कॉमन कितना हो जाएगा? इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। अब ये वाला जो टर्म है वो 3 जीरो बना देगा। आया बात समझ में? ठीक है, ये तब यूजफुल होता है जब एक और 2 होता है ना। तो यहाँ पे कितने कंसेक्यूटिव जीरोस हो जाएंगे? 3 कंसेक्यूटिव जीरो हो जाएंगे। डन, समझा गया तेरे को? नेक्स्ट, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा किसके साथ एंड होगा? तो सुनो, अब n की जगह तुम्हें बारी बारी से नेचुरल नंबर पुट करना और देखना है कि हमेशा किसके साथ एंड होगा। अब देखो 5 का पावर n है और 6 का पावर n है। अब हम n कुछ भी पुट करें यहाँ पे, जैसे 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, तो n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर दें, ये हमेशा किसके साथ एंड होगा? ये हमेशा 5 के साथ एंड होगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा और इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, है ना। अब दोनों के यूनिट डिजिट को तुम ऐड करोगे तो 6 प्लस 5 कितना हुआ? 11, और 11 में जब तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे, 11 में 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इसके यूनिट डिजिट 1 में 2 मल्टीप्लाई करना है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये जो नंबर है, आप यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। आया समझ में? अबे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह, P1 और P2 दो ऑड प्राइम नंबर है। अच्छा, P1 और P2 दो ऑड प्राइम नंबर है, तो दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है, 2 है, मतलब उसको छोड़ के हमें बात करनी है। सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर हमेशा क्या रिजल्ट देगा? चलो, P1 इज ग्रेटर देन P2, एक ऑड प्राइम नंबर मैंने 5 ले लिया और दूसरा ऑड प्राइम नंबर मैंने क्या ले लिया? 3 ले लिया। चलो 5 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 15 में से 9 गया 6, 16 बचा।
अगर मान लीजिए मैंने एक ऑड नंबर, प्राइम ऑड नंबर 7 लिया और दूसरा मैंने 5 ले लिया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा भाई? 9 माइनस 5 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। तुम समझ पा रहे हो, पैटर्न देख पा रहे हो? अब देखो, प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा, है ना? ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे जनरलाइज फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। P1 का स्क्वायर, लेट अस से दैट P1 इज ए ऑड प्राइम नंबर, और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होता है, और P2 भी एक ऑड नंबर था तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर होगा, और ऑड में से तुम ऑड का सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमेशा तुम्हें एक इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन नंबर। ठीक है, एंड इवन प्राइम नंबर, ऑप्शन कुछ गया गुजरा टाइप का था, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए। आया समझ में? P1 ऑड प्राइम नंबर था, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तुम्हें ऑड नंबर मिलेगा, और फिर दूसरा भी ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे ऑड नंबर मिलेगा, ऑड में से ऑड का सब्ट्रैक्शन करोगे तुम्हें क्या मिलता है? हमेशा इवन नंबर। देख लेना कभी भी, 19 एक ऑड नंबर है, उसमें 17 को माइनस करो, कितना मिला? 2। दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इवन नंबर होता है। सॉरी अगर मैंने ऑड बोल दिया हो, क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अच्छा, तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होगा? चलो कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लेते हैं। लेट अस से दैट आवर फर्स्ट को प्राइम नंबर इज, आवर फर्स्ट को प्राइम नंबर इज, आवर फर्स्ट नंबर इज 3 एंड सेकेंड नंबर इज लाइक 8। अब देखो ये दोनों क्या है? एक को प्राइम नंबर है, तो इनका स्क्वायर क्या होगा? तो भैया 3 का स्क्वायर करो 9, और 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 64। यानी कि दो को प्राइम नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उनके स्क्वायर के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? एक को प्राइम नंबर होंगे। क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। तो आप इस पर टिक कर लेना, है ना? ठीक ठाक क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजी है। 3 और 8 एक को प्राइम नंबर है ना, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिला? 9 और 64। इनके बीच में भी कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? को प्राइम नंबर, है ना? तो दो को प्राइम नंबर का स्क्वायर भी आपस में को प्राइम ही होता है। तुम और भी एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये ठीक ठाक है। इसके बाद भी है क्या कुछ? अरे वाह, इसके बाद भी है, वेरी गुड, इसके बाद भी है। 33 मिनट, 45 में ख़त्म कर देना हमें लेक्चर। अभी देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? P इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा, P एलसीएम है किसका? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का। और Q किसका एलसीएम है? Q इज द एलसीएम ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, और L इज द एलसीएम ऑफ, L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। वाह क्या बात है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? पहले तो हमें इनका एलसीएम पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे या क्या करोगे? है ना, बचपन वाला मेथड यूज कर ले। वैसे भी एमसीक्यू है, कौन देखने आ रहा है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है। तो 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकाल लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, फिर से 2, 2 2 जा 4, 5। अब देखिए ये तीनों ना प्राइम है, तो फर्दर इसका हम डिवीजन नहीं करेंगे। 5 2 जा 10, 3 जा 32 जा 62 जा 120। तो इन सारे नंबर का एलसीएम कितना हो गया? 120। 1 3 5 7 9 का एलसीएम कर लो। 1 3 5 7 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 में 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 प्लस 3 31। तो इनका क्या हो गया? Q का जो Q एलसीएम था उसका वैल्यू कितना है? 315। चेक कर लेना। 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 7 जा 7 5 जा 35, 7 4 जा, हाँ ठीक है चलो भाई। 300 कितना है? 15 आया। अब L है वो P और Q का एलसीएम है, दैट इज एलसीएम ऑफ 120 एंड 315। अब इनका एलसीएम निकालना है, निकाल लेना, है ना। तो 120 और 315 का एलसीएम निकालते हैं। 3 से है भाई डिविजिबल, 3 4 जा
3 1 जा 3 5 जा, अब 5 से करते हैं, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 21। तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम, एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, और इसका वैल्यू कितना है 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 21। अभी देखो ना, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, क्योंकि मुझे ना ऐसा, देखो एल का डब्ल्यू के साथ रिलेशन दिख रहा है, डब्ल्यू तो है ही नहीं इसमें, पी के साथ दिख रहा है, वहाँ पे भी पी के साथ दिख रहा है, वहाँ पे भी पी के साथ दिख रहा है, मतलब हमें एल को कहीं ना कहीं पी के साथ रिलेट करना है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो रिलेट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है 120 है, आप यहाँ से 120 ला सकते हो क्या? हो सकता है। अब देखिए 8 5 जा 40, 3 जा 120, 120 इंटू 21। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 120 इज द वैल्यू ऑफ पी, तो ये हो गया एल इक्वल टू 21 पी। आया क्या समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा ट्रू ऑप्शन है, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 पी, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस चीज़ों को रिलेट करना था। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अच्छा, इसे कॉपी करोगे? कर लो कॉपी। करना है क्या कॉपी? कर रहा है? नहीं कर रहा है? अच्छा, पेपर सॉल्व कर रहा है। माइक लेना पड़ेगा, बहुत पेन हो रहा है इसमें। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। देयर आर 24 पीसेस, 36 एप्रिकॉट्स एंड 60 बनानास, and they have to arrange in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits of only one type. What is the minimum number of rows required for this to happen? यानी देखिए, आपके पास 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, है ना। पीसेस कितने हैं 24, एप्रिकॉट्स कितना है 36, और बनाना कितना है 60। ठीक है, इनको रोज में अरेंज करना है इस तरीके से कि हर रोज एक ही टाइप का फ्रूट रखे और सबकी हाइट सेम होनी चाहिए। मैंने बताया था, अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुमने एचसीएफ निकाल लिया करना। तो एचसीएफ निकालना है यहाँ पे, ठीक है। कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 3 जा 24, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 36, 4 9 जा 36, और 60 क्या होता है 12 5 जा मीन्स 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 इंटू 5। एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया? एचसीएफ डील्स विद द मिनिमम पावर, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 तो होगा नहीं, तो 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 हमारा ट्रू ऑप्शन है। नहीं समझा? देखो 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, पहला फ्रूट, दूसरा फ्रूट, तीसरा फ्रूट। अब इनको ना तुम्हें समझो ट्रे या रो में अरेंज करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि एक रो में एक ही टाइप का फ्रूट आए, और सारे रो का ना हाइट सेम होना चाहिए। मतलब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। वैसे तो वो नंबर 1 भी हो सकता है, तो 1 1 करके थोड़ी अरेंज करेंगे, हमें कोई बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एंड दैट सबसे बड़ा नंबर इज द एचसीएफ ऑफ दिस 3 नंबर्स। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 4 bells toll at interval 10 second, 15 second, 20 second and 30 second. If they toll together at 10 am, at what time will they toll together for the first time after 10 am? देखो आपके पास 4 घंटी है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। अब समझिए कि 10 AM जैसे स्कूल में होता है ना, आप जाते हो तो घंटी बजती है, तो सुबह 10 बजे पहला घंटी बजा, है ना, है ना। 4 bells toll at interval 10, 15, 20, 30 seconds. If they toll together at 10 AM, at what time they will toll together for the first time after 10? ठीक है, ये 4 घंटी है, और ये चारों घंटी एक साथ 10 बजे बजे, 10 बजे एक साथ उन्होंने उनको बजाया गया, है ना। उसके बाद होता क्या है कि 10 बजे के बाद पहला जो घंटी है वो 10 सेकंड में बज जाता है, दूसरा है वो 15 सेकंड में, तीसरा 20 सेकंड में, और चौथा 30 सेकंड में, है ना। अब तुम समझिए, तुम समझो ऐसा, ये पहला बेल है, इसको रिंग होने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो दूसरी बार बजने में 20 सेकंड पे दूसरी बार बज जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा है उसको 15 लग रहा है, यानी ये 15 में बजा, तो इसको दोबारा बजने में 30 सेकंड का टाइम लगेगा।
तो तुम्हें लग रहा है क्या कि यहाँ पे मल्टीपल वाली बात हो रही है, कि जो पहला बेल है वो 10 सेकंड में बजा, तो दूसरी बार 20, तीसरी बार 30, चौथा बार 40, पांचवा बार 50 सेकंड में बजेगा, है ना। उसी तरीके से 15 वाले का मल्टीपल निकालते जाओ, 20 वाले का मल्टीपल निकालते जाओ, 30 वाले का मल्टीपल निकालते जाओ, और उनका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है उस टाइम पे चारों एक साथ बच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इन चारों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो पहला है 10, दूसरा है 15, फिर कितना है 20, फिर कितना है 30। 10 का कितना होता है भैया 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5। 30 का कितना होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम कितना हो गया, आप चाहो तो नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम कितना हो गया 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1। 4 5 जा 23 जा 60। 60 सेकेंड पे चारों एक साथ बजेंगे। तो सुनो, 10 बजे चारों एक साथ बजे थे, और आफ्टर 60 सेकेंड, आफ्टर 60 सेकेंड फिर से चारों एक साथ बजेंगे। तो यानी कि चारों एक साथ कब बजे, 10:01 पे। कब बजे, 10:01 पे। तो पहला ऑप्शन ट्रू होगा, है ना। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आया हुआ है सीबीएसई का पीवाईक्यू है, बहुत पहले आया था, लाइक 17-18 में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट ऑफ मिनट। ठीक है, पहली बात, एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मान लो कि ये 95 मीटर है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है 171 मीटर। ठीक है, बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। यानी उसकी स्पीड बतानी है कि पर मिनट वो कितना मीटर ट्रैवल करेगी, जिससे ना, जैसे ये पहला 95 है ना, तो तुम बोलोगे सर 1 मिनट में वो 95 मीटर चल गई, है ना। चलो मान लिया तुम्हारी बात, लेकिन दूसरा वाला जो डिस्टेंस है 171, 95 जा कितना होता है 95 टू जा कितना होता है 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 8 19। अब जो दूसरा है, अगर मान लो 95 मीटर पर मिनट के स्पीड से अगर वो ट्रैवल की, तो 1 मिनट में इसको निपटा दी, और इसको 1 मिनट और दूसरा मिनट जाते जाते तो 190 मीटर पे चली जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। मतलब यहाँ पे भी खेल कौन सा होने वाला है, एससीएफ। तो 95 और 171 का एचसीएफ निकालना है। तो 95 कैन बी रिटन एज 95 इंटू 19, 170, 171 3 के मल्टीपल में आता है, 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, 57, राइट 57, है ना। और 19 3 जा 57 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो 19 कॉमन है, तो एचसीएफ इज 19। यानी पर मिनट अगर वो 19 मीटर चलती है, तो दोनों डिस्टेंस को एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में वो क्या कर देगी, चल जाएगी। समझ में आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 मीटर पर मिनट। आया समझ में, ठीक है जी। तो हमने लगभग 18 से 20 एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व किया, है ना। अगर आपने आर.डी. शर्मा की बुक खरीदी है तो उसमें एक एमसीक्यू की अलग से बुक आती है, ठीक है। हो सके मैं भी आपको और भी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू वर्कशीट दूँ, तो आप उससे भी क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। समझ में आ रही है बात, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने थ्योरेटिकल क्लास में नहीं पढ़ा था, है ना। कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे, है ना, बट वो एमसीक्यू करके और थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ना हमारा कॉन्सेप्ट। जैसे ये वाला है, ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्लास में नहीं किया था। अगर मैं बात करूँ, ये भी हमने नहीं किया था ना, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर दो को प्राइम नंबर है तो उनका स्क्वायर भी आपस में को प्राइम नंबर होगा। अगर दो को प्राइम नंबर है तो उनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कि इवन नंबर होगा, क्योंकि दो ऑड नंबर का डिफरेंस एक इवन नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लिया है ना, 5 का पावर n, 6 का पावर n,
5 को तुम कितने भी पावर से रेज करो, 6 को तुम कितने भी पावर से रेज करो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 और 6 होगा। तो हमने उनके यूनिट डिजिट को ऐड कर दिया, तो 5 + 6 11 मीन्स यूनिट डिजिट 1 आया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के मज़ेदार क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा आपको क्वेश्चंस देने के लिए। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्लास में, वीडियो नंबर 4, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।